आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। चीन से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हमारी पहली नज़र। और सबसे पहले चीन पे नज़र डालें तो कल रूस के शहर मॉस्को में एक अहम मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए मानी जाती थी क्योंकि लगातार जितनी भी मुलाकातें फौजी लेवल पे या सियासी लेवल पे हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हो रही थी, उन पर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा था, मुस्बत नताइज अखज़ नहीं किए जा रहे थे। और कल की मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग से अचानक पाकिस्तान के वजीर खारजा का चीनी हम मनसब से रूस में मुलाकात करना और उसके बाद हिंदुस्तानी वजीर खारजा की चीनी वजीर खारजा के साथ मुलाकात करना कई खदशात को जन्म भी देने लगी थी। और कल जो मीटिंग हुई, रात देर गए तक की जारी मीटिंग, और इसके पस मंज़र में यही मालूम हुआ कि 5 नुकाती फार्मूला तय हुआ है। लेकिन इस 5 नुकाती फार्मूला के तय होने के फ़ौरन बाद आज सुबह सुबह ग्लोबल टाइम्स ने जो कुछ भी लिखा, उसने इस मुलाकात पर भी बादल फैला दिए हैं, बादल छेड़ दिए हैं। और इन्हीं बादलों के बीच में खबर निकल के यही आ रही है कि जहां चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के खित्ते पे जहां जमावड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वहीं अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए चीन ने एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में कहीं न कहीं तलखियाँ और मजीद कर दी है। चीन न सिर्फ लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखे हुए है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पर भी उसका जो बयान है वो कई हालात और वाक़ात को जन्म भी दे रहा है। इस सारे के दौरान खदशात बताए जाते हैं, अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस तरफ चीन अपनी फौजियों का जमावड़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस तरफ कर रहा है, जिस तरह अपने फौजियों को रसद पहुंचा रहा है, जिस तरह वो अपने सामान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा रहा है, उन सभी को देखते हुए आज भी जहां चीन के हवाले से खबरें आई कि चीन ने आज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ऊंची पहाड़ियों पर अपने फौजियों के लिए रसद पहुंचाने के इंतजाम किए, उन सब को देखते हुए सब लोग दुनिया भर में यही बात बता रहे हैं कि आने वाले दिन किसी बड़े खतरे का पेशखेमा बन सकते हैं। या आने वाले दिन क्या किसी नई जंग या किसी नई दुनिया की जोग्राफी हालात को लेकर आएंगे, ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अंदेशे और खतरात यही लगते हैं कि कुछ हो सकता है, और ये कब होगा, ये कुछ कब होगा, इसके लिए अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सिर्फ अंदाज़ा किया जा सकता है। ये चीन की खबर, लेकिन अंदर के हालात में रियासत के एलजी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद दोपहर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर के बारे में बताते हुए बताया कि माजी में कश्मीर को हमेशा ही नेगेटिव देखा गया है, लेकिन आइंदा के लिए उनकी सरकार का या एलजी सरकार का ये लाएअमल होगा कि मुस्बत नताज निकल कर आए। श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया एलजी ने, दिखाते हैं आपको। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियॉरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया। और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में यह सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसकी विशेषता हमारे सिमरनदीप बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKI ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है CP ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। डिटेल में सिमरनजीत बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपको राइटअप भी मिलेगा। कॉल सेंटर्स भी श्रीनगर और जम्मू में इसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे, मेरे पास भी रहेगा। और बाद में एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि जो क्लेम किया जाएगा कि रिड्रेसल हो गया है, हर जिले से ऐसे 2 लोगों को चिन्हित करके महीने में हम भी बुलाएंगे, सामने उनसे पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों से भी उस समय बात की जा सकती है। ये व्यवस्था इसमें हम आगे करने वाले। आप सब भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, कल जम्मू में भी कुछ प्रेस के साथी कह रहे थे कि
प्रशासन के लोग जरा उपलब्ध नहीं हैं कि सभी डीसी और एसपी हफ्ते में 5 दिन 5 days a week, वेडनेसडे और संडे छोड़ करके 10:30 to 11:30 AM they will be available in their offices, और जो भी चाहे उनसे जाकर के मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी, इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा निर्णय हुआ है और मुझे बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता है। आप सब आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहाँ किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस समय हम इस स्थिति में होंगे। इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्रातिशीघ्र जम्मू कश्मीर संघ राज्य के सभी नागरिकों, बहनों भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। उस पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषय में हम सबको ताकत देगा चीजों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। आप सब आए, आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। रियासत के एलजी की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे पहले मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज ग्रीवियंस सेल्स के हवाले से नए इकदाम उठाने का ऐलान भी किया। कुछ नए प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा। लेकिन इस सारे के बीच में सरकार इस वक्त बैक टू विलेज को प्रायोरिटी दे रही है। बैक टू विलेज पिछले साल शुरू हुआ था और बैक टू विलेज के दौरान कई अवामी मसाइल को सामने लाने की सरकार की कोशिश थी। सरकार घर घर तक पहुंचने की कोशिश थी और आज इसी बैक टू विलेज के हवाले से सरकार एक बार फिर अपना पूरा जोर लगाए हुए है। रोहित कंसल रियासत के सरकार के तर्जमान भी रहे और आज उन्होंने इसी हवाले से ये भी बताया कि बैक टू विलेज एक नई मिसाल के साथ सामने लाया जा रहा है। इस अवामी मुहिम में, इस जन अभियान में बेसिकली 3 तरह की चीजें की जाएंगी। सबसे पहले ब्लॉक सतह पर हर बुधवार को एक यौमी ब्लॉक मनाया जाएगा और इस यौमी ब्लॉक में उस ब्लॉक के तमाम अफसरान बुधवार के दिन जमा होंगे, बैठेंगे, लोगों की शिकायतें सुनेंगे और जहां तक हो सकेगा उन शिकायतों का मौके पे हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो क्या करेंगे, वो जो सर्टिफिकेट्स हैं इशू किए जा सकते होंगे, वो सर्टिफिकेट्स इशू करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हर रोज हफ्ते में 5 दिन, बुधवार और इतवार को छोड़ के, डीसी साहिबान और एसपी साहिबान अवाम से, जनता से 10:30 और 11:30 के बीच में मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और ज़िले के बाकी ऑफिसर साहिबान जो हैं वो भी अपने अपने दफातर में मौजूद रहेंगे ताकि वो भी जनता की शिकायतें सुन सकें और उसका हल निकाल सकें। डिविजनल कमिश्नर साहब, आईजी साहब मंगलवार और वीरवार हफ्ते में 2 दिन 10:30 से 11:30 के बीच में अवामी शिकायतें सुनेंगे। और क्या होगा इस महीने में? इस पूरे महीने में जो 10 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ये मुहिम चलेगी, जिसको मैं अवामी मुहिम कह रहा हूँ, जन अभियान कह रहा हूँ, एक ड्राइव चलाई जाएगी, एक मुहिम चलाई जाएगी, एक अभियान चलाया जाएगा। किस चीज़ का अभियान चलाया जाएगा? जो बच्चों की स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस हैं वो बांटी जाएंगी, जो SC, ST, ALC सर्टिफिकेट्स हैं ये बांटे जाएंगे।
जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स में एनरोलमेंट करने की ज़रूरत है, ये की जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक अवामी मुलाकात का, तरक्की का, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का, जन सुनवाई का एक ऐसा मुहिम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत जो है लोगों की ये सुनी जा सके। हमें अक्सर शिकायत मिलती है कि फलाने ऑफिसर साहब मौके पे मौजूद नहीं मिले, फलाना काम हमारा नहीं हुआ। तो इन 20 दिनों में 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से एक ऐसी एफर्ट की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल का हल निकाला जा सके। बैक टू विलेज सरकार की सभी तरजीहात में है और रियासत के एलजी के मशीर ने भी आज अवाम के नाम अपने पैगाम में अवाम को इस बैक टू विलेज प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर भी दिया। हमारा बैक टू विलेज 3 अभी शुरू हो रहा है। इसकी मंजूरी हमारे माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने अभी दी है। ये पहले 2 बैक टू विलेज जो हैं उससे डिफरेंट है। इस बार बैक टू विलेज जो 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 11 अक्टूबर तक जाएगा, उसके पहले एक पूरा 20 दिन का पीरियड 10 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो है उसमें जन अभियान चल रहा है। इसमें एक जन सुनवाई होगी लोगों की और इसका एक बड़ा पार्ट है अधिकार अभियान। उसमें जो सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं उनके जितने भी राइट्स हैं, राइट्स का मतलब यहाँ पर ये है किसी को कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स है, किसान क्रेडिट का है, जिसको भी कोई हक नहीं मिला है वो उसकी ग्रीवांसेस में सुना जाएगा, उनको रियलाइज करवाया जाएगा इन द सेंस कि अगर कोई बेनिफिशियरी स्कीम में कवर नहीं है वो नोटिस में आएगा और उसके अधिकार उसको दिलाए जाएंगे। तीसरा इसका मेजर पार्ट जो है, जो लोगों के ग्रीवांसेस हैं उनको रिड्रेस करना है। ग्रीवांसेस किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं जिसमें किसी चीज़ की रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। ग्रीवांसेस ये भी हो सकता है कि उनकी कोई स्कीम सेंक्शन हुई है और उस पर काम अटक गया है किसी कारण से, कॉन्ट्रैक्टर नहीं काम कर रहा है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने काम नहीं शुरू किया, वो ग्रीवांसेस उनके रिड्रेस करवाए जाएंगे। उसके बाद में पिछली बार की तरह फिर एक गेस्टेड ऑफिसर हमारे सभी गाँव में जाएगा, लेकिन इस बार वो गेस्टेड ऑफिसर जो है प्लान किए जा रहे हैं कि वो मिनिमम 2 रात वहाँ पर रहेगा, 2 नाइट्स और 3 डेज, और वो उनका पीरियड रहेगा 2 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक। तो मेरी सबसे प्रार्थना ये है हमारे जम्मू कश्मीर के सभी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से कि ये जो लगभग 1.5 महीने का एक बड़ा कार्यक्रम हमने शुरू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। बैक टू विलेज का दूसरा हिस्सा अक्टूबर यौम गांधी जयंती के दिन से शुरू होने जा रहा है और पहले 10 दिन पिछले हालात वाक़ात पर नजर रखी जाएगी और बाकी के 20 दिनों के दौरान नए प्रोजेक्टों, नई कामयाबियों को सामने रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम भी बैक टू विलेज के साथ साथ रियासत के दूसरे अजला के डिप्टी कमिश्नर भी बैक टू विलेज के साथ साथ लगे हुए हैं और आवाम को लगातार अपीलें भी कर रहे हैं। इस बार बैक टू विलेज 3rd का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है हमारा 2 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक रहेगा। और हमारे ज़िले में जो 136 पंचायतें हैं, पिछली बार की तरह 136 पंचायतों में अलग अलग ऑफिसर साहिबान अपने अपने फेजेस के मुताबिक आएंगे और इस बार वहाँ 2 नाइट और 3 दिन जो है वहाँ गुजारेंगे और उसमें 2-3 इशू हैं वो देखेंगे। पहले के प्रोग्राम जो हमने तय किए थे उनका क्या हुआ, उसके बाद क्या प्रायोरिटीज़ थी, क्या डिफ़िकल्टी थी, हम कहाँ पहुँचे, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रोग्राम से शुरू करने से पहले सरकार ने एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज की है, एक 21 डेज़ की एक मुहिम चलाई है जिसको कहते हैं जन अभियान, ये अवामी मुहिम, कि उसकी जब तक ऑफिसर वहाँ पहुँचे हमको कुछ कामों के लिए तैयारी करनी है। बैक टू विलेज रियासती सरकार की एक नई कोशिश, नई मंजिल, लेकिन इसी मंजिल के बीच आज रियासत में पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने बडगाम इलाके का दौरा किया और बडगाम ज़िले में पुलिस अफसरान को खिताब करते हुए उन्हें पुलिस पर जोर दिया कि वो पुलिसिंग करें और पुलिसिंग करते हुए अवाम दोस्त का रोल इख्तियार करें। और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस को अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। 5 अगस्त या उसके पहले से लेकर के जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े फोकस रहे हैं
और इसमें जो भी कोई टेरर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो दहशतगर्दी को जहाँ पर चलाने में मदद करती हैं, उनको हर ज़िले में बडगाम के अलावा भी बाकी जगहों पे भी टारगेट किया गया है। कुल मिलाकर के 800 से ज़्यादा जो OGWs और टेरर ऑपरेटर्स हैं उसको पूरी कश्मीर वैली में इस साल 2020 के अंदर अभी तक पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसमें 80 के करीब ऐसे OGW हैं या टेरर ऑपरेटर हैं जो बडगाम ज़िले के हैं, जो लगभग 20 जो जहाँ पर मॉड्यूल्स अलग अलग तरह से एक्टिव थे, जिसमें वेपन सप्लाई का मॉड्यूल है, हीरोइन की तस्करी का और वेपन को दोनों साथ चलाने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो मॉड्यूल है, मिलिटेंट्स को बाकी तरीके से सपोर्ट पहुँचाने का जो ताल्लुक है, उस सब तरह की कार्रवाइयों में जो OGW शामिल थे। और अब खबर कोविड की। कोविड के हवाले से आप जानते हैं दुनिया भर में कहर, लेकिन कोविड के हवाले से कल अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी खबर आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के कुछ ममालिक को कोविड फ्री भी करार दिया है, उन्हें मुबारकबाद दी है। और हमारे आसपास में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक कारनामा अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर कोविड फ्री मुल्क करार दिया जा चुका है। न जाने पाकिस्तान के पास की जड़ी बूटी कहाँ से आ गई कि कोविड जहाँ पहले एक बहुतात थी, एक वो सूरत हाल थी जिसे कहा जाता था कि कोविड पाकिस्तान को ले डूबेगा, लेकिन पाकिस्तान ही कोविड को ले गया और दबा के ऐसे रखा कि कल पाकिस्तान को कोविड फ्री मुल्क करार दिया गया। अच्छी खबर पड़ोस से, पड़ोसी आबाद रहे तो ये अच्छी बात होती है। और इसी पड़ोसी के साथ साथ हमारे यहाँ अभी आबादी के हवाले से, कोविड के हवाले से कोई मुस्बत खबर नहीं आ रही है। लगातार मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोविड की सूरत हाल वही है जो एक महीना पहले थी, अब बढ़ती बराबर लगातार बढ़ती जा रही है। कल भी मुल्क में तादाद सबसे ऊपर थी और जम्मू कश्मीर में भी लगातार अब हजारों में केसेस आते हैं, अमवात भी जम्मू कश्मीर में। और इसी कोविड को लेकर राजौरी, दूर दराज का इलाका राजौरी का, और वहां भी सूरत कशीदा है। मुख्तलिफ इलाकों को रेड जोन्स में करार दिया जा रहा है, बंदिशें आयद की जा रही हैं, अमवात भी हो रही हैं। और न सिर्फ डोडा कश्तवाड़ से भी इस तरह की खबरें, बल्कि जम्मू जिले में भी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा आ रही है। और राजौरी में इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है, लेकिन इंतज़ामिया के मुतहरिक होने के बावजूद भी अभी तक जम्मू कश्मीर में कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि हम कहें कि हम शादियाँ बजा सकें। ये कोविड मुसीबत के पहाड़ भी लाया है, सरकार पर सवाल भी इसने खड़ा किए हैं और गांदरबल के लोग भी सवाल खड़ा करते हैं। गांदरबल के में ज़िला अस्पताल की सूरत हाल ये है कि एक बड़ी इमारत है, एक खूबसूरत इमारत है, और इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा किया जा चुका है। लेकिन इस इमारत से कोविड के नाम पर लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, ये खुद वहाँ की आवाम भी बता रही है कि कोविड के नाम पर अस्पताल को तब्दील किया गया। आम लोगों के लिए कोई पुरसा हाल नहीं है, सब कोविड करते हुए सिर्फ कोविड की बात करते हैं, दूसरे लोगों के लिए कोई नहीं किया जा रहा है। और गांदरबल की आवाम सरकार से, इंतजामिया से पूछ भी रही है कि आखिर क्या सूरत हाल है कोविड के हवाले से, और अगर सूरत हाल अच्छी नहीं है तो बाकी मरीजों को क्यों मरने दिया जा रहा है। यह करान बांडीपोरा पे सोनमर्ग लगभग सारी डिस्ट्रिक्ट सारी पेशेंट वातान उत, मगर बदकिस्मती मे बसान तम कम साहिबान यमो यह राय दी करियो सा चेंज कोविड सेंटरस मन, ये कि वनकस एक्स-रे बाबत पेवान गसुन हस्पताल सवूरा या बाकी करान प्राइवेटस मन, कह टेस्ट सपदान एक्स-रे या बाकी टेस्ट जरूरी टेस्ट तम सपदान कहें। यह फकत कोविड-19 कल तान बेमार आसान और वातान, ये कि कार्डिक पेशेंट, नेफ्रोलॉजी, चेस्ट डिजीज वनक अक्सर वंदो इन वोल ये सब्जाई बेमार नमूदार गसान। पुरजोर अपील करान गवर्नमेंटस कि तम जल्द अज जल्द कर डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बहाल, सबका रब्त सो कर बहाल, ताकि ये आम लूकन वात बोड़ बार फायदे राहत। और चलिए अब तामीर तरक्की में चाडूरा की बात करें तो चाडूरा के इलाके में तामीर तरक्की कितनी है, वही जो रियासत के दूसरे हिस्सों में है उससे कुछ हट के नहीं है, लेकिन चाडूरा के लोग ये भी कहते हैं कि बहुत कम है। मोहम्मद यासीन PDP के सीनियर लीडर हैं, चाडूरा हल्का इंतखाब से इनका ताल्लुक है, और वो भी आज यही बात लेके निकले थे। बता रहे थे कि जहाँ पुराने किस्से तो बहुत दिल दुखाने वाले हैं, नए किस्सों में भी कुछ मुस्बत नज़र नहीं आ रहा है। मोहम्मद यासीन ने इलाके की तामीर तरक्की के हवाले से ये भी बताया कि तामीर तरक्की की सरकार बात करी है, लेकिन उनके इलाके में जो तामीर तरक्की हो रही है उसको देख के वो यही कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इस 110 विलेजेस के जितने भी रोड से, चाहे मेन रोड से या चाहे इसके लिंक रोड से, मेन रोड्स भी इनके ख़त्म हैं, लिंक रोड्स भी इनके ख़त्म हैं,
और ड्रेनेज का कहीं नामो निशान ही नहीं है। और जो श्रीनगर चरारी शरीफ और चरारी शरीफ से यूसमर्ग का रोड है, ये भी बिल्कुल खस्ता हाल है। मेरी एलजी सरकार से मोहतबाना गुजारिश है कि जो आज डेवलपमेंट का सीजन है, क्योंकि आगे विंटर आने वाला है, इन तमाम 110 विलेजेस के जितने भी मेन रोड्स, लिंक रोड्स, ड्रेनेजेस और श्रीनगर से यूसमर्ग चरारी शरीफ का जो रोड है, इन सब रोड्स पर जल्द अज जल्द मैगडम का काम शुरू होना चाहिए। मोहम्मद यासीन भट्ट जहां सियासत में भी हैं और सियासत से पहले इलाके की तामीर और तरक्की की बात करते हैं, वहीं सियासत में वो भी ये बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती उनकी पार्टी की लीडर है और महबूबा मुफ्ती की रिहाई उनको बहुत, गिरफ्तारी माफ़ कीजिएगा, उनकी नज़रबंदी, उनकी जेल में होना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और मोहम्मद यासीन ने आज रियासती सरकार से अपील करते हुए कहा कि एक तो महबूबा मुफ्ती को फ़ौरन रिहा किया जाए, साथ साथ में महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए उन्हें इजाज़त भी दी जाए। साफ जाहिर है महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सरप्रस्त और महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिए जहां दूसरे कई लीडर खामोश अक्सर दिखाई देते हैं, वहीं मोहम्मद यासीन पहले दिन से ही लगातार महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा करते आए हैं। बदकिस्मती की वजह से हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक बाकायदा तौर पर PSA के तहत बंद रखा है और किसी भी उसके पार्टी के पॉलिटिकल लीडर को महबूबा जी से मिलने का इजाजत नहीं है। मैं एलजी सरकार से अदबन गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिहा किया जाए और जितने भी हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर या जूनियर पॉलिटिकल लीडर साहिबान बंद है, उनकी रिहाई भी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। और चलिए नाजरीन, अब तामीर और तरक्की में श्रीनगर के छानपुरा का इलाका, वहाँ की तामीर और तरक्की के हवाले से सरकार भी शायद जानती होगी, क्योंकि अक्सर उस इलाके से सरकार गुजरती है। वो अलग बात है कि सरकार के उन अहदेदारों को ज़मीनी हक़ाइक़ देखने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब करना ही कुछ नहीं है तो फिर देखने की क्या ज़रूरत है। ताहम लोग आज भी बता रहे हैं कि सरकार कहीं ना कुछ करे तो खुदारा मदीना कॉलोनी छानपुरा के इलाके में भी कुछ करे। सड़क की कहानी वहाँ की वही है जो वादी के दूसरे इलाकों की है। सड़क खस्ता हाल हो चुकी है, गली कूचों में चलना मुश्किल है और यहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम खस्ता हो चुका है। ड्रेनेज का निज़ाम वादी कश्मीर के शहर दारुल खिलाफा यानी श्रीनगर में वही है जो बहुत पुराना है। ड्रेनेज डिपार्टमेंट बताता है हमने बहुत कुछ किया, लेकिन अगर कुछ किया होता तो नज़र भी आता, नज़र तो कहीं आता नहीं है। अक्सर इलाकों से लोग परेशान रहते हैं, वाविला करते रहते हैं और मदीना कॉलोनी छानपुरा के लोग भी ड्रेनेज से लेकर सड़क के मामले को लेकर वाविला कर रहे हैं। मदीना कॉलोनी सेक्टर 2 छानपुरा है, इसमें हमें यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड की। पिछले 15 साल पहले हमने यहाँ R&B वालों ने मैगडम किया था। उसके बाद कई बार हम गए, एक्स गवर्नर चीफ इंजीनियर प्रेसिडेंट को उन्होंने लिखा ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चारूरा को कि आप इनका मैगडमिशन कीजिए, लेकिन हम कई बार उसके पास गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया। ये विद रिज़ल्ट जब भी यहाँ बारिश पड़ती है हम यहाँ में लॉन्ग बोट इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस साल तो बच्चों के स्कूल नहीं गए, लेकिन बच्चे भी फिर स्कूल नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी। हम यही चाहते हैं यहाँ इसको मैगडमिशन किया जाए। और ड्रेनेज के साथ साथ वादी कश्मीर में दूसरे भी मसाइल हैं। इन दिनों सरकार खाना पूरी करते हुए इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि सड़कों पर मैगडम बिछा रही है। ये मैगडम किस तरह का बिछा रहा है? अक्सर इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि जो पैरामीटर्स मैगडम बिछाने के होते हैं वो नहीं हो रहा है। और श्रीनगर के कई इलाकों में भी मैगडम बिछाया जा रहा है, बिमना में बिछाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी खाना पूरी ही देखने को मिल रही है। सड़कों के पर बिछाया जा रहा है, मेन सड़कों पर जहाँ ज़रूरत है, गली कूचों में जहाँ ज़रूरत है, जहाँ की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, वहाँ नहीं बिछाया जा रहा है, बल्कि उन इलाकों में बिछाया जा रहा है जहां कहीं न कहीं सड़कें चलने के काबिल है। ज़रूरत इस वक्त वहां पे थी जहां पे सड़कें ख़राब थी, लेकिन ये डिपार्टमेंट R&B डिपार्टमेंट खाना पूरी करते हुए सिर्फ उन इलाकों में, उन सड़कों पे बिछा रहे जहां किसी हद तक सड़कें साफ़ हैं, जहां किसी हद तक पुराना तारकोल मौजूद है। और अक्सर इलाकों से लोग रियासती इंतज़ामिया से बताना चाहते हैं कि वहाँ पर ज़रूरत है जहाँ लोगों को चलने के काबिल सड़कें नहीं हैं। ताहम इंतज़ामिया से अपील हम भी करेंगे कि श्रीनगर के
के बिमना के इलाके में, कमरवारी के इलाके में, बर्थना के इलाके में और श्रीनगर के दूसरे इलाकों में जहाँ इन दिनों तारकोल बिछाए जा रहे हैं, थोड़ा सा देखें कि इंतज़ामिया जहाँ पे आरएनबी वहाँ पे जो तारकोल बिछा रहा है किन सड़कों पे बिछा रहा है, क्या उन सड़कों पे बिछाने की ज़रूरत है, वरना खानापुरी की तो हर जगह की जाती है। तो इसके साथ ही आपको बताते हैं, आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ, फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।